और इधर दिल्ली से खबर ये कि जेएनयू में फीस बढ़ोतरी पर छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के एबीवीपी के छात्र भी शामिल हुए हैं। छात्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के बाराखंबा रोड तक पहुंच गए और सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। छात्र लगातार फीस की बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा बल से झड़प भी हुई, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। इस समय हम संसद मार्ग में आप देख सकते हैं जेएनयू के जो छात्र थे एबीवीपी के सभी छात्रों को यहां से पकड़कर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर छात्राएं भी हैं और इन सभी को यहां से हटाया जा रहा है क्योंकि जबरन यहां से ले जाकर हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण था कि इनको रोका जाए। लेकिन छात्र यहां पर आगे जाना चाह रहे थे और यही वजह थी कि पुलिस ने यहां पर उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यहां से आगे नहीं जा सकते और इन सभी को यहां पर संसद मार्ग थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। क्योंकि ये देखिए जितने भी छात्र यहां पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो इन सभी एबीवीपी के छात्रों को यहाँ से सुरक्षा बल जो है वो सुरक्षाकर्मी जो है अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझाया जा रहा था लेकिन ये समझ नहीं आ रहे थे। और पुलिसकर्मियों का कहना है कि इन्हें जब हम पूरी तरह से समझा रहे थे कि आप ये देखिए ये बदतमीजी भी करने पर कुछ छात्र यहाँ पर उग्र हैं, लेकिन पुलिस समझाते हुए इन्हें अंदर ले जा रही है कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते और इसी वजह से इन सभी को यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस थाना है संसद मार्ग का वहाँ पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि छात्र जो थे वो मान नहीं रहे थे और बैरिकेड्स जो यहाँ पर थे, जो बैरिकेडिंग उनको रोकने के लिए की गई थी उसके ऊपर बैरिकेडिंग के ऊपर ये चढ़ चुके थे और यही वजह थी कि आप पुलिसकर्मी जो है उन्हें एक एक करके छात्रों को हिरासत में ले रहे हैं और अंदर लेके जा रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन को रोका जाए। क्योंकि छात्रों की मांग थी कि उन्हें एमएचआरडी तक जाने दिया जाए और एमएचआरडी में वो ज्ञापन देना चाहते थे कि जो जेएनयू में फीस वृद्धि है उसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन था और सीधा वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, अपनी मांग रखना चाह रहे थे। लेकिन छात्रों की ये मांग पूरी नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और जेएनयू के इन छात्रों को यहाँ से लेकर जा रहा है। आप देख सकते हैं जेएनयू ये डूसू के सभी छात्र हैं, छात्र नेता डूसू के हैं, इन सभी को यहाँ से ले जाया जा रहा है और इन सभी को यहाँ पर हिरासत में रखा जा रहा है ताकि यहाँ से जो छात्र यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको यहाँ पर सभी को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक विश्व इंडिया दिल्ली। हम मांग कर रहे हैं कि जो जेएनयू के अंदर फीस की बढ़ोतरी है उसको तुरंत वापस लिया जाए। अभी तक कोई भी ऐसा स्ट्रिंजेंट एक्शन अभी तक भी ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना गवर्नमेंट से कोई इस तरीके का लिया गया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के वादे किए, चाहे वो यूजीसी हो जिसने आश्वासन दिया कि जो रुका हुआ जेएनयू का फंड है उसको हम वापस करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी मूव करेंगे। लेकिन डीयू में तो जेएनयू से ज्यादा फीस है, उन मुद्दों पर कभी आप लोग कुछ बात करने के आगे सोच रहे हैं? ये लड़ाई खाली जेएनयू की लड़ाई नहीं है, ये देश में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है मैम। जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, राइट टू एजुकेशन हर किसी का होना चाहिए। देश भर से स्टूडेंट्स को एक अफोर्डेबल एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन। मेरा सवाल है क्या एबीवीपी डीयू की फीस को लेकर भी आगे सोच रही है? बिल्कुल डीयू के अंदर कई कॉलेजेस के अंदर जब फी हाइक हुई है तब तक विद्यार्थी परिषद ने और डूसू ने मिलकर के प्रदर्शन किया है। आने वाले समय के अंदर हम डीयू के अंदर भी फी हाइक के मुद्दे को जोर से उठाएंगे। तमाम यहाँ पर आप कार्यकर्ता जो देख रहे हैं वो अब यहाँ पर बैठ गई हैं। ये महिला कार्यकर्ता जो है, जो छात्राएं हैं फिलहाल वो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठ गई हैं और यहाँ पर फीस वृद्धि की मांग को लेकर कि फीस वृद्धि को रोल बैक किया जाए, इस मांग को लेकर तमाम ये छात्र यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं। यहाँ मंडी हाउस से ये मार्च शुरू करते हुए एमएचआरडी का घेराव करने की कोशिश तमाम छात्र करेंगे। यहाँ छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हैं, जेएनयू के भी हैं और इनका कहना है कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है जो सबकी पहुंच में होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। राजस्थान के चूरू में निकाय चुनाव की मतगणना के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला करते दिखे। बताया गया कि निकाय चुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, तभी दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग लाठियों के साथ सड़क पर उतर आए और मारपीट करने लगे। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जबकि कुछ लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर पत्थर फेंकने लगे। इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया गया, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। अमित शाह के देश भर में एनआरसी लागू करने के ऐलान के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले गृह मंत्री ने राज्यसभा में ये ऐलान किया था, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अगले दिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। देश में एनआरसी लागू करने के सरकार के ऐलान पर इतना शोर शराबा हुआ कि सभापति को सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।
लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा और एनआरसी से लोगों की मुश्किल बढ़ने की आशंका जताई। Is it possible for everybody to show the documents? किसी के पास क्या डॉक्यूमेंट है? आप गांव में रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट है कोई? लेकिन हाल ही में एनडीए से अलग हुई शिवसेना ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम सरकार के उस बात को समझना चाहिए। वहीं बीजेपी ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने से होने वाले फायदे गिनवा दिए। जिनकी पुश्तें हिंदुस्तान में रह रही हैं, उन्हें ये नहीं समझने की डरने की जरूरत है कि उनको कोई भगाने वाला है। घुसपैठियों को लेकर के पूरे देश में हमेशा आवाज उठती रही है, बातचीत होती रही है। लोगों का कहना रहा है कि उनको उनकी पहचान होनी चाहिए। ये सारी बयानबाजी गृह मंत्री के एनआरसी से जुड़े बड़े ऐलान के बाद शुरू हुई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। जंगलों में लगी भीषण आग के बीच एक महिला का एक कोआला को बचाने का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये कोआला महिला को पोर्ट मैक्वारी में एक सड़क पर चलता दिखा, जो सड़क पार करते वक्त जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां आग की लपटें उठ रही थी। वो आग में काफी झुलस गया और जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ये देख महिला ने अपनी टी शर्ट उतारी और कोआला को उसमें लपेटकर तुरंत आग की लपटों से दूर ले आई। He had flames on his back legs, so I just covered him with my t-shirt. फिर महिला ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की और जलने से उसके शरीर पर जो जख्म हुए थे उन पर पानी डाला। इतने में महिला का पति एक कंबल लेकर वहां पहुंचा और कोआला को उसमें लपेटा गया। इस दौरान वहां मीडिया की एक टीम भी थी जिसने महिला की मदद की। बुरी तरह झुलस चुके कोआला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। Badly burnt hands and feet. He's got burns under his arms. His nose is burnt. जिस इलाके से महिला ने कोआला को बचाया वहां काफी अच्छी तादाद में कोआला पाए जाते हैं। लेकिन न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग में कई कोआला की मौत हो गई। आग ने न केवल जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां रह रही रिहायशी इलाकों में भी काफी तबाही मचाई। और इस आग की वजह से न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में लोगों के मकान जलकर राख हो गए। प्रशासन की चेतावनी के बाद कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर निकल गए, लेकिन उन इलाकों में आग के धुएं की वजह से हालात ज्यादा खराब दिखे। बीते कुछ दिनों से सिडनी के लोगों के लिए धुएं की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सिडनी में धुएं की चादर फैली हुई है और हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। My nose is irritated and my throat's irritated. सिडनी में प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत जारी की, जबकि जंगलों में लगी आग पर जल्द काबू पाने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिलेंडर से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि ट्रक के आगे जा रही गाड़ियां उसकी चपेट में आने से बच गई। यह हादसा सहारनपुर देहरादून हाईवे पर हुआ, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक जाम भी लग गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि सड़क पर एक ऑटो खड़ा था जिसमें सवारियां बैठ रही थीं। ठीक उसी वक्त पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर लगते ही तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया और उसमें रखे सिलेंडर सड़क पर फैल गए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां सिलेंडर की बारिश हो रही हो। इस दौरान ट्रक के आगे जा रहे एक ऑटो से कुछ सिलेंडर हवा में लहराकर तेज रफ्तार में टकराए, जिससे ऑटो में बैठा एक आदमी उछलकर सड़क पर जा गिरा। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। राहत की बात यह रही कि आगे जा रहा ऑटो ट्रक की टक्कर से बच गया। हालांकि जमीन पर गिरने से आदमी को हल्की चोटें आई, लेकिन वो फौरन सड़क से उठकर खड़ा हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। दिल्ली लखनऊ रूट चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक सांड की वजह से लेट हो गई, जिससे आईआरसीटीसी को हजारों रुपए का चूना लग गया। बताया गया कि सोमवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंची तेजस एक्सप्रेस के 604 यात्रियों को 100 रुपए के हिसाब से करीब 7,400 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन अपने तय समय से करीब 1.25 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची थी। बताया गया कि जिस रूट पर तेजस एक्सप्रेस चल रही थी उसी रूट पर उसके आगे चल रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन से एक सांड टकरा गया। सांड की टक्कर के बाद इस रूट पर ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिसकी वजह से तेजस एक्सप्रेस देर से लखनऊ पहुंची। देरी की वजह से मिलने वाले मुआवजे के लिए यात्रियों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर पीएनआर नंबर के साथ अप्लाई करना होगा।
गुजरात के अहमदाबाद में एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत के बाद कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक बस से टक्कर के बाद बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोग बस ड्राइवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर बस के अगले हिस्से का शीशा तोड़ दिया। इस बीच हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई, लेकिन हादसे में बुरी तरह घायल हुए लोगों को बचाया नहीं जा सका। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगाने के लिए बन सकता है कानून, क्योंकि स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, अब कानून को लेकर ये रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले यूपी विधानसभा में भी सवाल पूछा गया था धर्मांतरण को लेकर। यूपी के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, जो रिपोर्ट सौंपी गई है स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से, उस रिपोर्ट में क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल इस रिपोर्ट में पूरे जो 1000 लगभग पृष्ठ की ये रिपोर्ट है जो सौंपी गई है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से कि धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून की सिफारिश की गई और जो आयोग के चेयरमैन थे न्यायमूर्ति आदित्य मित्तल और सचिव सपना त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि यूपी में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण किया गया और लव जिहाद के आड़ में धर्म परिवर्तन किया गया, पहचान छुपाकर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बहुत सारी बातों का जिक्र, इसके साथ ही हिंदुओं को खासकर जो SC/ST का प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जाता है उस बात का भी जिक्र किया गया। और तो स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट धर्मांतरण को लेकर और सिफारिश धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की गई है। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फर्जीवाड़े के आरोप में 4 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फर्जीवाड़े के आरोप में 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों से ठगी करते थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक लड़की को अगवा होने से बचाने वाले मार्शल की तारीफ की। उन्होंने बताया कि एक आरोपी बच्ची को डीटीसी बस में अगवा कर ले जा रहा था, जिसे बस में तैनात मार्शल ने बचा लिया। निशानेबाज मनु भाकर ने शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। इस कामयाबी पर उन्हें गृह मंत्री और खेल मंत्री समेत कई लोगों ने बधाई दी। पाकिस्तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया। इसी के साथ वो सबसे कम उम्र में टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए। दिल्ली समेत पूरे NCR के लोग एक बार फिर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए। तेज हवाओं की वजह से बीते कुछ दिनों से दिल्ली का प्रदूषण काबू में था, लेकिन हवाएं थमते ही हवा में प्रदूषण के कण तैरते हुए दिखने लगे। आसमान पर धुएं वाले कोहरे की सफेद चादर साफ दिखाई देने लगी। साफ हवा में दौड़ भाग कर रहे लोगों को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पिछले 2-3 दिन से कम था, आज ज्यादा है। आज फॉग भी है, स्मॉग भी है, दोनों ही है। पूरी दिल्ली पर जहरीले धुएं का कब्जा होने लगा। विजिबिलिटी पर भी स्मॉग का असर साफ दिखाई देने लगा। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को चेता दिया था कि दिल्ली में जैसे ही हवाएं चलनी बंद होगी तो वैसे प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में ये स्तर फिलहाल जो कि बेहद खराब स्थिति पर है, ये हानिकारक स्थिति तक भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने का अनुमान जताया था, लेकिन अभी तो हवा केवल बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है। अनुमान है कि एक बार फिर दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। दिल्ली का ओवरऑल AQI सुबह के वक्त 356 रहा। AQI के 300 से 399 के बीच रहने पर इसे बेहद खराब श्रेणी कहा जाता है। लेकिन कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर 400 के पार भी रहा, जिसमें आनंद विहार भी है, जहां AQI 411 रिकॉर्ड किया गया। रोहिणी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में बना रहा, जबकि बवाना भी में हालात ऐसे ही रहे और AQI 404 रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में अभी प्रदूषण का स्तर और बढ़ने का अनुमान जताया गया है। माना ही जा रहा है कि NCR में लोगों के लिए 26 और 27 नवंबर तक राहत के आसार नहीं है। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है, जिसके बाद हवा साफ हो सकती है। चुनाव में चंदा जुटाने के लिए लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भ्रष्टाचार छिपाने का सरकारी जरिया बताया और इस मुद्दे को लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उठाया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया।
वहीं सदन के बाहर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसे घोटाले से जोड़ दिया। पहले तो करप्शन खुलेआम होती थी, अब इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा सिस्टम में लाने का ये एक तरीका अपनाया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और इसे कांग्रेस का एक नया शगुफा करार दिया। राफेल पर भ्रम पैदा करके मुंह की खा रही कांग्रेस अब फिर से कुछ न कुछ शगुफा छोड़ती रहती है। यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन हंगामा कर रहे छात्रों से मिला। नाराज छात्रों के एक प्रतिनिधि के साथ बीएचयू प्रशासन ने काफी देर तक बातचीत की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत ही मुस्लिम प्रोफेसर को नियुक्त करने की बात कही। जब एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, तो अब इस अवस्था में तो जो सरकार के नियम है वो सर्वमान्य है, उसमें विश्वविद्यालय भी उसमें कहीं पीछे नहीं हट सकता, न हटेगा। लेकिन छात्रों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने मामले को कोर्ट तक ले जाने की धमकी भी दी। जो हमारी परंपरा है, वेदांग परंपरा, उसका इनको समस्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन को पालन करना होगा। नियम का सबसे अच्छा निर्धारण उच्च न्यायालय करता है, तो हो सकता है कि हम उधर का रास्ता भी अपनाने के लिए बाध्य हैं। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती को इजाजत देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। प्रदेश की सरकार अफीम की खेती की तरह गांजे की खेती के लिए हर वर्ष लाइसेंस देने की तैयारी में है, जिसका विरोध शुरू हो गया और बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को नशे को बढ़ावा देने वाला बता दिया। आप कह रहे हो गांजे की हम खेती करेंगे, तो ये क्या नशे को प्रोत्साहित करने वाली सरकार है? बीजेपी के विरोध के बाद प्रदेश के मंत्री सामने आए और उन्होंने गांजे की खेती को इजाजत देने पर सरकार की तरफ से सफाई दी। गांजा प्रजाति का है लेकिन गांजा नहीं है। इसका उपयोग कैंसर की दवाओं में होगा। इजराइल ने सीरिया में ईरान के कई फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिनमें 11 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। इससे पहले इजराइल ने अपने ऊपर मिसाइल हमला किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में कई जगहों पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने इन हमलों में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि इन हमलों में वहां के आम लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले इजराइल की गोलान पहाड़ियों के इलाके में कई मिसाइलें दागी गई थी, जिनको इजराइल ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया था। इजराइल के मुताबिक इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर पलटवार कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से राजौरी में मुगल रोड पर जमा हुई बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया गया और इसी महीने 7 तारीख को हुई भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर करीब 6 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद मुगल रोड को बंद कर दिया गया। बर्फ को हटाने के लिए मशीनें बुलाई गईं, जिनकी मदद से बर्फ हटाई जा रही है। करीब 10 दिन से बर्फ हटाने में जुटे जो लोग हैं, उनके मुताबिक इस काम में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। स्नोफॉल इस बार हुआ है, ये टोटल अनएक्सपेक्टेड था। इतना अभी स्नोफॉल पहले कभी इस सीजन में नहीं हुआ है। जो हमारी रोड है, ये जो इतना स्नोफॉल हुआ है, ये जनवरी के बाद स्टार्ट होता था, तो उसके बाद हम रोड को क्लोज कर देते थे। अमित शाह ने झारखंड में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए लातेहार से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपनी रैली में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार में काफी काम होने का दावा किया। झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोलकाता में ईडी ने रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में 5 जगहों पर छापेमारी की। रोज वैली ग्रुप पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। चीन में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में दिव्यांश सिंह पवार ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। 17 साल के दिव्यांश को यह कामयाबी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मिली। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक सर्वोदय स्कूल के बच्चों ने वहां जमकर प्रदर्शन किया। बच्चों ने स्कूल में ठीक इंतजाम नहीं होने के आरोप लगाए और खाली बर्तन लेकर स्कूल के अंदर ही जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं देने का आरोप लगाया। चावल कुछ और है हाँ। और दिया कुछ और जा रहा है। खाना सही नहीं मिलता है। छात्र स्कूल की पढ़ाई से भी खफा दिखे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिफॉर्म और दूसरी जरूरी चीजें नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। ये तो केवल नाम के लिए स्कूल है, हम लोगों का क्लास भी ढंग से नहीं चलता है। वो चलता है तो कुछ लोग पढ़ाने नहीं आते। गुस्साए छात्र काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। आखिरकार प्रिंसिपल के समझाने के बाद बच्चे दोबारा अपनी अपनी कक्षाओं में लौटे।
उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी में फिरोज खान नाम के एक प्रोफेसर की नियुक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए हुई थी, जिसका कई छात्र विरोध कर रहे थे। और अब सियासी दल भी इस मुद्दे पर जारी हंगामे में कूद पड़े। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ राज्य सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर हो रहे विवाद को जल्द खत्म करने की मांग की। मायावती के इस ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया। प्रियंका ने यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए मुस्लिम प्रोफेसर का समर्थन किया। साथ ही सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से प्रोफेसर के संवैधानिक अधिकार को दिलाने की अपील की। बीएसपी के हमले और कांग्रेस के ट्वीट का राज्य के डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सरकार मामले में जरूरत पड़ने पर ही दखल देगी। प्रियंका जी का मैं कई बार कह चुका हूं कि वो ट्विटर की नेता हो गई हैं। जो परिसर का विषय है वो परिसर देखेंगे। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा तो वह सरकार जरूर देखेगी। जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात के बीच आतंकियों ने एक बार फिर हमले की साजिश रची है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इस बार घाटी में भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक धमकी के बावजूद बाजार बंद नहीं होने से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि आतंकी इस बार बाजारों में ग्रेनेड हमले की फिराक में है। लश्कर ने इसका जिम्मा 3 आतंकियों को सौंपा है जो ग्रेनेड हमला करने में माहिर है। खबर ये भी है कि इन्हीं तीनों आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर के करण नगर और हरि सिंह मार्केट में ग्रेनेड हमला किया था। 26 अक्टूबर को करण नगर इलाके में हुए ग्रेनेड हमले में 6 जवान घायल हो गए थे, जबकि 4 नवंबर को हरि सिंह मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 38 लोग घायल हुए थे। इंग्लैंड के न्यू यॉर्कशायर में एक ड्राइवर ने अपने ट्रैक्टर को 217 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। आमतौर पर ये ट्रैक्टर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। लेकिन इस खास ट्रैक्टर में कई तरह के बदलाव किए गए थे, जिसके बाद गाय मार्टिन नाम के इस ड्राइवर ने ट्रैक्टर को एक रनवे पर तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 217 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से ट्रैक्टर दौड़ाया। हालांकि इस कारनामे के लिए ट्रैक्टर को खास तौर पर डिजाइन किया गया था और उसके अगले हिस्से को एरोडायनामिक बनाया गया था। ट्रैक्टर पूरी ताकत से दौड़ सके, इसके लिए उसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया था। रनवे खत्म होते होते ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि उसे रोकने के लिए ड्राइवर को एयर ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा। गाय मार्टिन के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में भी दर्ज कर लिया गया। शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने शिवसेना के विधायकों को तोड़ने वालों का सिर फोड़ने की धमकी दी। कोई भी अगर शिवसेना के एमएलए को फोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उनका सर फोड़ देंगे और उसके संगात सर के संगात पाँव भी तोड़ देंगे, लेकिन दवाखाने का भी इंतजाम शिवसेना करेंगी। मुंबई में सीवर की सफाई के लिए मजदूरों को उसके अंदर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सीवर की सफाई रोबोट के जरिए की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में हर दिन सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो जाती है। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब मुंबई में सीवर की सफाई रोबोट की मदद से की जाएगी। इसके लिए भारत पेट्रोलियम ने बीएमसी को 2 रोबोट दिए हैं। जमीन के नीचे, रोड के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम बना है उसको क्लियर करने के लिए भारत पेट्रोलियम ने 2 ऐसी मशीनें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी हैं जो अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इन रोबोट में 4 नाइट विजन कैमरे लगे हैं, जिनकी मदद से सीवर के अंदर अंधेरे में भी देखा जा सकेगा। यही नहीं, इन रोबोट की मदद से सीवर में मौजूद जानलेवा गैसों की भी पहचान की जा सकेगी। नाइट विजन कैमरे हैं क्योंकि अंदर जाने के बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है और चीजें क्लियर साफ नहीं दिख पाती है। यही वजह है कि इसको बनाते समय इन सारे सिस्टम का ध्यान रखा गया है। वहीं सीवर की सफाई करने वाले इन रोबोट के मिलने के बाद बीएमसी के अधिकारी काफी उत्साहित नजर आए। ज्यादा से ज्यादा 100% उसका यूज करेंगे ताकि हमारे जो कामगार लोग इसमें काम करते हैं सीवर क्लीनिंग में, उनको इसका फायदा होने वाला है। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों ने धूमधाम से राम की बारात निकाली। 14 दिन के इस कार्यक्रम में 3 दिसंबर को जनकपुर में राम की शादी रचाई जाएगी, जिसके लिए अयोध्या और दूसरे राज्यों से वहां पहुंचे लोग राम बारात में शामिल हुए और फिर धूमधाम से राम बारात निकाली गई। इसके लिए एक रथ को सजाया गया, जिसमें राम लक्ष्मण की वेशभूषा में कलाकारों को बिठाया गया। शहर में झांकी निकालने के दौरान लोगों ने ढोल और गाने की धुन पर खूब डांस किया। बारात निकालते वक्त कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वेशभूषा में मौजूद कलाकारों को गोद में उठा लिया, तो कुछ लोगों ने खुशी में ड्रोन उड़ाया
वहां हर 5 साल में राम बारात निकाली जाती है, लेकिन इस बार ये इसलिए और खास हो गई क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनाने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई। इस बार की जो राम बारात विहिप निकाल रहा है, ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद, इसलिए ये बेहद ही खास है। लोग उत्साहित हैं और जनकपुर जाकर मां जानकी के साथ भगवान राम के परिणय सूत्र के साक्षी होना चाहते हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम की बारात में शामिल हुए लोगों की खुशी दुगनी कर दी। जन जन उत्साहित हैं और भगवान श्री राम जी का विवाह उत्सव, भगवान श्री राम जी की बारात जा रही है, इसके लिए तो क्या पूछना है। बारात निकालने के दौरान जगह जगह पुलिस तैनात दिखी और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। लता मंगेशकर के परिवार ने उनकी तबीयत में सुधार आने की जानकारी दी। लता मंगेशकर के परिवार ने उनकी तबीयत में पहले से काफी सुधार आने की जानकारी दी। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले महिंदा राजपक्षे को बधाई दी। इससे पहले महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति भी रहे थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 5वें T20 मैच में भी हरा दिया। इसी के साथ भारत ने ये सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 4 लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों लड़के अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे और सड़क किनारे एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम के वक्त उस सड़क पर काफी कम लोग थे। अपनी धुन में चलते हुए चारों लड़के कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार इनोवा कार आई और उसने चारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन अगले ही पल वो तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। इस हादसे में 26 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि जिस गाड़ी ने चारों को टक्कर मारी उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। रक्षा मामलों की संसदीय समिति में प्रज्ञा ठाकुर को शामिल करने पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली इस समिति में 21 लोग शामिल हैं, जिनमें भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भी जगह मिली। लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और प्रज्ञा ठाकुर के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी होने का हवाला देकर इस फैसले पर सवाल उठाए। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत क्रूर सा मजाक है, आपसे, हमसे, सबसे, जनता जनार्दन से। जिसके बाद बीजेपी के दूसरे सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में सामने आए और कांग्रेस के विरोध को दिखावा करार दिया। कांग्रेस का काम विरोध करना है, बट वो विरोध फॉर द सेक ऑफ विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने पानी पर आई केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुद्दे पर एक बार फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें और बैनर लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि साफ पानी के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। पानी को अरविंद केजरीवाल यूरोपियन लेवल का बता रहे हैं, तो जो पानी आप यूरोपियन लेवल का बता रहे हैं, दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और हम बहुत दर्द में सड़कों पे हैं। और अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद भी अगर वो समझते हैं कि गंदा पानी पिला के ही उनकी राजनीति चलेगी, तो दिल्ली की जनता डिसाइड करे। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की रिपोर्ट को झूठा बताया और दावा किया कि पानी पर बीजेपी ड्रामा कर रही है। रामविलास पासवान जी के झूठ का खुलासा हो गया है। कई मीडिया के लोगों ने जिन जिन स्थानों का जिक्र रामविलास पासवान जी ने अपनी रिपोर्ट में किया था, उन स्थानों पर जाकर चेक किया और उनकी रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी और गलत पाई गई। आपने 11 स्थानों पर जांच करा के, और वो भी झूठी जांच करा के, झूठी रिपोर्ट तैयार करा के पूरे देश में दिल्ली को बदनाम कर दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट मैच को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा, जिसे देखने के लिए ईडन गार्डन के बाहर टिकट खरीदने वालों की भीड़ जुट गई। वहां लोग लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मैं तो फैन हूँ MS धोनी का,
ये भी पूरा इंडिया को चीयर करने आया हूँ। वहीं ईडन गार्डन के बाहर टी शर्ट बेच रहे एक आदमी से लोगों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम वाली टी शर्ट भी खरीदी। कोलकाता में होने वाले पहले पिंक बॉल मैच के लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू हैं। धोनी की टी शर्ट है, रोहित की टी शर्ट है और विराट कोहली की भी टी शर्ट्स हैं। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि दूसरे राज्यों और विदेशों से भी लोग कोलकाता पहुंचे हैं। मुंबई की आरे कॉलोनी में लगाए गए ज्यादातर पेड़ सूख गए। मुंबई में मेट्रो के काम की वजह से 2017 और 2018 के दौरान अलग अलग इलाकों से हटाए गए इन पेड़ों को आरे कॉलोनी में लगाया गया था, जिनमें ज्यादातर पेड़ सूख गए। इस बात का पता तब चला जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी ने आरे कॉलोनी का दौरा किया और कमेटी ने करीब 60% पेड़ों के सूखने का दावा किया। MMRCL ने दावा किया था कि उन्होंने इस जगह पर तकरीबन 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए थे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सारे के सारे पेड़ हैं वो अब मर चुके हैं। आरे कॉलोनी में लगाए गए ज्यादातर पेड़ों के सूखने की जानकारी के बाद लोगों ने मुंबई मेट्रो के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अरे ऑलरेडी जंगल एरिया है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वाटर काफी ऊपर है, तो इतना पानी होने के बावजूद अगर यहाँ पे मर गए तो दूसरे साइड में पता नहीं क्या हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों ने मुंबई मेट्रो पर हटाए गए पेड़ों को दूसरी जगहों पर लगाने के नाम पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि जोमैटो के लिए काम करने वाला ये डिलीवरी बॉय खाना पहुंचाने के बहाने कंपनी के बैग में शराब की सप्लाई करने जा रहा था। गुजरात में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, इसलिए जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, उसने डिलीवरी बॉय को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने दावा किया कि तलाशी के दौरान डिलीवरी बॉय के बैग से शराब की 6 बोतलें मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध तरीके से शराब बेचने का केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के खिलाफ भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मामला सामने आने के बाद जोमैटो ने न्यूज 18 से कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए मदद करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर चल रही बैठकों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने 1 दिसंबर से पहले सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा किया। जो घड़ी अब नजदीक आई है, 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की ने श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ 7 फेरे लिए। परिवार वालों ने बताया कि उनकी लड़की ने बचपन में ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था, जिसके बाद घर वालों ने उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी श्री कृष्ण से कर दी। इस दौरान मंडप के नीचे दूल्हे की जगह कृष्ण की प्रतिमा को रखा गया और दुल्हन की तरह सजी लड़की ने उनकी प्रतिमा के साथ ही 7 फेरे लिए। मंत्रोच्चार के बीच शादी की दूसरी रस्में भी निभाई गई। दुल्हन के घर वाले भी लड़की के इस फैसले से खुश नजर आए। इस शादी को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने वहां जमकर डांस भी किया। बारात में आए लोगों के लिए खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया। चीन के नानचैंग शहर में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में एक विमान की आकृति बनाई गई। वहां बीते कुछ दिन से एयर शो चल रहा था, जिसके समापन समारोह को खास बनाने के लिए इन ड्रोन की मदद ली गई। इस दौरान वहां हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आसमान में जगमगाते ड्रोन से बनी विमान की आकृति को देखा। इससे पहले एक एक कर सभी ड्रोन उड़ाए गए और फिर उनसे एक विमान की आकृति बनाई गई। इसके बाद इन्हीं ड्रोन की मदद से एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट की आकृति भी बनाई गई। बिहार के बेगूसराय में पुलिस से बचने के लिए 4 बदमाश नदी में कूद गए। बताया गया कि ये चारों बदमाश लूट की एक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी पहले ही हो गई। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। बदमाश नदी के जरिए भागने की फिराक में थे, लेकिन सूचना पर कुछ पुलिस वाले नदी के किनारे पहुंचे, जहां से वो एक नाव के जरिए बदमाशों तक पहुंचे और फिर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान बदमाशों ने नदी के दूसरे किनारे तक तैरकर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नाव के जरिए बदमाशों तक पहुंचे और राइफल दिखाकर उन्हें पहले डराया और फिर पकड़ लिया।